सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। यार, इंटरनेशनल लॉ की सीरीज़ में आज एक और नए टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम होगा थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अब इंटरनेशनल लॉ आपको पता है काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, काफ़ियों को थोड़ा सा हार्ड लगता है, इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ईजी लैंग्वेज में आपको कैसे मैं नॉलेज पहुँचा सकूँ। तो अगर आपको ये चीज़ें पसंद आती है, नॉलेज पसंद आती है, स्लाइड्स में अच्छा लगता है, आपको कुछ समझ में आता है वीडियो देखकर, तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। आपका एक कमेंट काफ़ी वैल्यूएबल हो सकता है। लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना अपने बाकी साथियों के साथ, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल लॉ की। कुछ थ्योरीज के एग्जांपल जैसे कि पॉजिटिविस्ट, सॉवरेनिटी, कंसेंशुअल, ये सब थ्योरीज हैं कि ये इसमें क्या है। अपनी अपनी बातें रखी है अलग अलग जूरिस्ट ने कि उनका इंटरनेशनल लॉ को लेकर क्या कहना है। अब वो चीज़ें आपको आगे स्लाइड्स में पता चलेगी। तो चलिए यार, फटाफट से हम शुरू करते हैं इसे, ठीक है। तो सबसे पहले पॉजिटिविस्ट थ्योरी। मैं ज़रा सा अपना फेस कैमरा यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। ओके, नाउ दिस इज़ ओके। पॉजिटिविस्ट थ्योरी सबसे पहला हम पढ़ने वाले हैं, पॉजिटिविस्ट थ्योरी। ओके, अब ये क्या चीज़ है, ज़रा थोड़ी देर ध्यान से सुनो, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ये क्या होता है कि सबसे पहले आपको इसके बारे में ये पॉइंट्स याद रखने हैं कि 17 से लेकर 19 सेंचुरी के बीच में इनका एमरजेंस था, मतलब इन्हीं की ही बातें चलती थी, ठीक है। डोमिनेंस था या कुछ भी बोल सकते हो। एमर्ज स्ट्रॉन्गली इन 17 से 19 सेंचुरी के बीच में ये एमर्ज हुए अकॉर्डिंग टू पॉजिटिविस्ट। अब कुछ लोग हैं जिनकी थ्योरी एक जैसी है, जिनका मानना एक जैसा है, तो उनके मानने को हम थ्योरी बना देते हैं। जैसे हम बोलते नहीं है कि राइट विंग थ्योरी। राइट विंग मतलब एक थ्योरी है जो अभी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ा सा पॉलिटिकल हो जाएगा। लेकिन अगर आप देखेंगे कि आरएसएस, बीजेपी और उसके सहयोगी जो भी होते हैं, उनकी कुछ राइट विंग थ्योरी होती है, तो उनकी एक थ्योरी बन गई, मतलब उनका माइंडसेट कहीं पे मैच कर रहा है, तो वो उनकी थ्योरी हो गई। ऐसे ही लेफ्ट के जो नेता होते हैं मोस्टली साउथ साइड में, उनको हम लेफ्ट विंग नेता कहते हैं। अब लेफ्ट विंग क्यों? क्योंकि उनकी जो विचारधारा है, जो उनकी थ्योरी है, वो लेफ्ट के अनुसार मैच करती है। अगर आप इसमें कोई एक डिटेल वीडियो चाहते हैं मैं बना दूंगा, लेकिन वो इसमें नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि पॉलिटिकल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही अब कांग्रेस की विचारधारा ना ही पूरी राइटिस्ट है ना ही पूरी लेफ्टिस्ट है, तो वो कहीं मिडल में आके रहते हैं। तो ये मतलब थ्योरी का मैं आपको ये समझा क्यों रहा हूँ, क्योंकि थ्योरी उन्हीं की बनती है जिनके पॉइंट ऑफ व्यू सेम होते हैं, तो उनके विचारधारा को हम बोलते हैं भैया ये इनकी थ्योरी है। तो ऐसे ही पॉजिटिविस्ट कुछ लोग थे, उनके मानने के अनुसार क्या है, देखो, ओनली दोज प्रिंसिपल्स। सबसे पहले बहस यही है कि यार इंटरनेशनल लॉ क्या है, हम इसे माने ना माने, लॉ है, सिर्फ आपके एक प्रिंसिपल्स हैं या फिर क्या है। जैसे आपको पता है जो कानून होता है वो लॉ होता है, मानना ही पड़ता है, ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी गाइडलाइंस होती है, कुछ बातें होती हैं जो आप मानो तो भी ठीक है, ना मानो तो भी ठीक है, ठीक है, जिसे हम मोरल प्रिंसिपल्स कहते हैं या फिर कुछ जनरल प्रिंसिपल्स भी हम कह सकते हैं कि यार ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, जो हम बोलते नहीं यार ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती है। तो बहस यही है कि इंटरनेशनल लॉ को क्या माने। तो पॉजिटिविस्ट लोग कहते हैं ओनली दोज प्रिंसिपल्स मे बी डीम्ड एज लॉ विच हैव बीन अडॉप्टेड विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट्स। मतलब इनके अनुसार सिर्फ वही प्रिंसिपल्स को हम लॉ मानेंगे जो कि अडॉप्ट किए गए हैं, विच हैव बीन अडॉप्टेड विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट्स। मतलब आपने कुछ भी रूल बनाए, भाई सारे देशों ने मिलकर बहुत सारे रूल्स बनाए, अब हम तो सिर्फ इंटरनेशनल लॉ, हम तो सिर्फ लॉ उसे ही मानेंगे जो कि हर एक देश ने अपनाया है अपनी स्वीकृति देकर कि हाँ ये मेरे अनुसार लॉ है, तो मैं इसे अपने ऊपर लागू करने दूंगा। तो पॉजिटिविस्ट कहते हैं अगर स्टेट ने एक्सेप्ट नहीं किया तो वो चीज़ें लॉ नहीं है। समझ में आया? ओनली दोज प्रिंसिपल्स मे बी डीम्ड एज लॉ विच हैव बीन अडॉप्टेड विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट्स। आपने सभी स्टेट्स की स्वीकृति ली जनरल असेंबली में बैठा के, अगर सब ने माना है तो ही वो लॉ है, अदरवाइज वो लॉ नहीं है। ये कौन बोलता है? पॉजिटिविस्ट। कोई बात नहीं, पूरा समझ में नहीं भी आया ना तो अभी सिर्फ ध्यान से सुनने का काम करो, वीडियो के एंड तक आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा, ठीक है। द रूल्स ऑफ लॉ आर बाइंडिंग अपॉन स्टेट्स देयरफॉर इमिनेट्स फ्रॉम देयर ओन फ्री विल। अब जो रूल ऑफ लॉ आर बाइंडिंग अपॉन स्टेट होना है, अब आप कोई भी लॉ बनाओगे वो स्टेट पर ही लगेगा ना, इसीलिए वो उनकी ही फ्री विल से आना चाहिए, ठीक है। अब इसमें एक मेन प्रोपोनेंट है बैंकर शोइक, आपने इनका नाम सुना होगा। ये एक एक्सपोनेंट थे किसके? पॉजिटिव स्कूल के, हु वाज ऑफ द व्यू दैट द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ इज द कंसेंट ऑफ द स्टेट। तो इंटरनेशनल लॉ का बेसिस क्या होता है इनके अनुसार? कंसेंट ऑफ द स्टेट। बहुत अच्छी लाइन है इनकी, याद रखोगे, ठीक है। द कंसेंट मे बी गिवन एक्सप्रेसली, चाहे आपने एक्सप्रेसली दी है या फिर इम्प्लाइडली आप उसे मानने लगे उस चीज़ को, ऑटोमेटिकली डीम्ड एक्सेप्टेंस आपकी
मान ली जाएगी। पर इस स्कूल का, इस थ्योरी का कहना यही है कि इंटरनेशनल लॉ या फिर रूल ऑफ लॉ या फिर लॉ के प्रिंसिपल्स वही हैं हमारे लिए जो कि कंसेंट ऑफ स्टेट से आते हैं। स्टेट ने एक्सेप्ट किया है तो लॉ है, नहीं किया तो नहीं है, और अगर लॉ नहीं है तो उसके ऊपर बाइंडिंग भी नहीं होगा। ठीक है, क्लियर। अब ये चीज़ें हो गई, जैसे कि वाइल एक्सप्रेस कंसेंट मे बी गिवन बाय द कंक्लूजन ऑफ ट्रीटीज और एक्नॉलेज कंकरेंस ऑफ द गवर्नमेंट्स, कंसेंट में भी इम्प्लाइड भी हो सकती है इन द केस ऑफ स्टैब्लिश्ड यूसेज। आप उसको इतने टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं कि वो आपका कस्टम बन गया, तो ऑटोमेटिकली उसको क्या मिल जाएगा, फोर्स ऑफ लॉ मिल जाएगा। अब की प्रिंसिपल इनका क्या है, स्टेट्स आर बाउंड ओनली बाय व्हाट दे एक्सेप्ट। या आप समझ गए ना, इस पूरे स्लाइड में से आपको कीवर्ड क्या लेकर जाना है कि स्टेट्स आर बाउंड ओनली बाय व्हाट दे एक्सेप्ट। ओके, अब आप कहेंगे यार ये थ्योरीज वगैरह क्यों पढ़ रहे हैं, ये कहीं पे आता है क्या? भाई बिल्कुल आता है, इसका क्वेश्चन आता है और सीधा सीधा ये भी लिखा रहता है कि एक्सप्लेन पॉजिटिविस्ट थ्योरी, या फिर और भी जो आगे थ्योरीज आएगी उनका काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरीज है, 5-6 थ्योरीज होती है, तो आपको सारी पता होनी चाहिए कि सबके अपने व्यू पॉइंट्स क्या हैं इंटरनेशनल लॉ को लेकर। तो पॉजिटिविस्ट थ्योरी का समझ में आया, ये कहते हैं भैया वही लॉ माना जाएगा जो कि स्टेट ने अपनी कंसेंट से अपने ऊपर अप्लाई किया है। ओके, नाउ सेकेंड, अब हम आगे चलते हैं। इसका कुछ क्रिटिसिजम्स है, कुछ इसकी कमियां भी तो निकलेगी ना, बिल्कुल निकलेगी। अब बात आती है कि यार ऑल रूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ हैव नॉट बीन डिराइव फ्रॉम कस्टम एंड ट्रीटीज। ठीक है, इंटरनेशनल लॉ में इतने सारे रूल्स बनते हैं, तो क्या सारे के सारे कस्टम से आए हैं? नहीं। क्या सारे के सारे ट्रीटीज से आए हैं? नहीं। सम ऑफ देम डेराइव फ्रॉम जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशन। कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो कि सारे स्टेट अपने आप ही मान लेते हैं। समझ में आया? जैसे कि अब मान लीजिए ह्यूमन राइट्स को लेकर कोई रूल है। अब यार हर चीज़ें बुक में, हर चीज़ में कानून बनाने की ज़रूरत थोड़ी होती है, कुछ अपना हम पे एक सेंस होता है ना, तो वो हम डीम्ड एक्सेप्टेंस मानते हैं कि यार ये चीज़ें तो बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए। तो अब ये हो गया क्रिटिसिज्म, क्योंकि उन्होंने तो कहा कि भैया जो मानेंगे इम्प्लाइडली या फिर एक्सप्लिसिटली कैसे भी हो पर मानना चाहिए। अब यहाँ पे तो एक्सेप्टेंस दी नहीं है, तो ये जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ तो सब पर लगते हैं, तो ये हो गया एक क्रिटिसिज्म। ठीक है, सेकंड है स्टेट रिमेन्स बाउंड बाय सर्टेन रूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ इवन इफ इट इज हैज नॉट बीन गिवन इट्स कंसेंट। चाहे उसने कंसेंट दी हो ना दी हो, कुछ रूल्स उस पर लगने ही लगने हैं, जो कि आर्टिकल 36 ऑफ वियना कन्वेंशन में मेंशन भी है। ठीक है, अब वो रूल्स क्या क्या है मैंने एक वीडियो में भी बताए थे, आप देख सकते हैं, और अगर आपको पता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, सो थर्ड पॉइंट है स्टेट इन सम केसेस आर बाउंड बाय जनरल इंटरनेशनल लॉ अगेंस्ट देयर विल। कुछ ऐसे रूल्स हैं चाहे स्टेट चाहे या फिर ना चाहे उसे मानने ही पड़ते हैं, जैसे कि जस्ट कोजेंस के नॉर्म्स। अब जस्ट कोजेंस में क्या क्या आता है ये मैंने एक वीडियो में भी बताया हुआ था, अगर आप चाहते हैं इसमें एक डेडिकेटेड वीडियो आए तो कमेंट में बता देना, और आपको पता है इसमें क्या आता है तो ज़रूर इसको कमेंट में मेंशन करना। ठीक है, लेकिन मैं बता दूं कि ये इतने बेसिक नॉर्म होते हैं कि कोई भी कंट्री खुद मना ही नहीं कर पाएगी कि यार मैं तो ये नहीं मानता, अनलेस एंड अनटिल आप नॉर्थ कोरिया की बात ना कर रहे हो, और हो सकता है कि कुछ कुछ प्रिंसिपल्स तो नॉर्थ कोरिया भी मानता हो जस्ट कोजेंस के। ठीक है, तो ये हो गया, ये मतलब इसकी क्रिटिसिज्म है कि आप कैसे कह सकते हो पॉजिटिविस्ट वालों, आप कैसे कह सकते हो कि सिर्फ स्टेट मानेगा तो ही लॉ लगेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके अगेंस्ट खड़े होते हैं। ओके, नाउ अब हम सेकंड थ्योरी पर चलते हैं। सेकंड थ्योरी है सॉवरेनिटी थ्योरी। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा यहाँ रख देता हूँ। ओके, सॉवरेनिटी थ्योरी क्या कहती है, देखो सॉवरेनिटी थ्योरी कहती है अकॉर्डिंग टू देम लॉ इज अ कमांड इशूड बाय सॉवरेन। इनके नाम से ही समझ में आ रहा है कि लॉ इज अ कमांड इशूड बाय सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब है राजा बोलो या फिर वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बोलो, प्रेसिडेंट बोलो, सरकार बोलो, डेमोक्रेसी में बैठे मतलब हेड ऑफ द स्टेट बोलो, या फिर उस कंट्री को जो भी रूल कर रहा है जिसके पास ये पावर है कि बाकियों के लिए कानून बना सके। समझ में आया? तो उनके पास अगर उन्होंने कोई चीज़ ओरिजिनेट करी है, उन्होंने कुछ बोला है, तो वही लॉ है, अदरवाइज लॉ नहीं है। सॉवरेनिटी थ्योरी मतलब सॉवरेन ने बनाया, लॉ इज अ कमांड इशूड बाय सॉवरेन, सो लॉ मस्ट ओरिजिनेट फ्रॉम सॉवरेन। अब इंटरनेशनल लॉ इज अ पॉजिटिव इंटरनेशनल मोरालिटी एंड नॉट लॉ, और इनके अकॉर्डिंग क्या होता है कि यार क्योंकि ये तो किसी सॉवरेन ने बोला ही नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ में अगर हम देखें जो भी कानून बने हैं क्या किसी ऐसे पर्सन ने बनाए हैं कि जिसके हाथ में पूरी पावर है, और पावर मीन्स अगर आपने नहीं माना तो वो आपको पनिश भी कर सकता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, जैसे एक कंट्री के अंदर होता है ऐसा इंटरनेशनल लॉ में नहीं होता है, तो इसीलिए ये कहते हैं कि यार ये सिर्फ एक पॉजिटिव इंटरनेशनल मोरालिटी है, हम मान रहे हैं तो हमारी इच्छा है। हमने जिस दिन डिनाई कर दिया, जैसे चाइना कई केसेस में बहुत सारी चीज़ें नहीं मानता, तो कर लो भाई, क्या करोगे, क्या करोगे भाई, टैरिफ लगाओगे
या फिर कुछ ब्लॉकेट्स करोगे सी में, या फिर कुछ और एक्शन ऐसी तो लोगे। कुछ आप चाइना को कुछ ऐसा पनिश करने के लिए और कुछ नहीं कर सकते हो, समझ में आया। ऐसे ही सिर्फ चाइना ही नहीं, ऐसे हर कंट्री के ऊपर सेम चीज़ें अप्लाई होती है। तो ये सिर्फ पॉजिटिव इंटरनेशनल मोरालिटी है, सॉवरेनिटी थ्योरी वाले यही कहते हैं। नाउ इंटरनेशनल लॉ एग्जिस्ट ओनली एज लॉन्ग एज इट डज नॉट कॉम्प्रोमाइज सॉवरेनिटी, और ये सिर्फ तब तक ही चल रहा है जब तक कि ये सॉवरेनिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता दूसरे की। स्टेट आर बोथ, इसमें स्टेट ही है जो क्रिएटर भी है एंड सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ भी है, क्योंकि सभी स्टेट्स से मिलके ही लॉ बनाया और अपने लिए ही बनाया। तो भाई हम ही क्रिएटर है, हम ही इसके सब्जेक्ट्स हैं, यही इसकी खास बात है इनके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये हो गया सॉवरेनिटी थ्योरी। ओके, नाउ इसके भी क्रिटिसिजम्स हैं, इसके भी अगेंस्ट कुछ बातें हैं, जैसे कि इट ओवर एम्फेसाइज करता है सॉवरेनिटी को और अंडरमाइन करता है ग्लोबल कोऑपरेशन को। ये तो सिर्फ कह रहा है कि भाई सॉवरन ने माना है तो सॉवरन बोलेगा तो ही मानेंगे। क्या ग्लोबल कोऑपरेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है? बिल्कुल है। ग्लोबली सब एक दूसरे को कोऑपरेट भी तो करते हैं। जैसे मान लो अब ये जो रशिया यूक्रेन वॉर है, ठीक है, कितने सालों से चल रहा है। अब इसमें यूक्रेन, क्या आपको सच में लगता है कि यूक्रेन इतने दिन तक रशिया के सामने टिक सकता था, या फिर रशिया यूक्रेन को नहीं हरा पा रहा है? नहीं, यूक्रेन की मदद हो रही है, वो तो हम सब जानते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ कर रही है। अब वेस्टर्न कंट्रीज़ उसको मदद कर रही है, हो सकता है रशिया को भी कोई मदद कर रहा हो, मतलब ये एक इंटरनली कोऑपरेशन चल रहा है। अब ऐसे ही अगर हम बात करें यूएन की, अगर वहाँ बैठ के सब चाहते हैं कि हम एक बात पर सहमति जताएं, तो वो भी किसी पॉइंट को लेकर एक कोऑपरेट कर सकते हैं एक दूसरे को। तो इसे ही बोलते हैं ग्लोबल कोऑपरेशन, कि भाई देखो तुम्हें हमारी ज़रूरत है, हमें तुम्हारी ज़रूरत है, तो आओ बैठ के एक ट्रीटी बना लेते हैं, या फिर नहीं भी बनाते हैं तो ये इसमें हम एक म्यूचुअली एग्रीड डिसीजन ले लेते हैं कि भाई ठीक है, सहमति, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? लॉ बोलते हैं। इट कैनॉट जस्टिफाई ऑब्लिगेशंस विदाउट कंसेंट, जैसे कि यहाँ पे इट कैनॉट जस्टिफाई ऑब्लिगेशंस विदाउट कंसेंट, जैसे ह्यूमन राइट्स, इन्वायरमेंटल नॉर्म्स, आप इनको ऐसे जस्टिफाई नहीं कर सकते कि यार ये तो किसी ने बनाए नहीं भाई, ऐसा नहीं है। एंड मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ लाइक यूएन चार्टर, WTO, ICC रिस्ट्रिक्ट्स एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी, ये ऑटोमेटिकली एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी को रिस्ट्रिक्ट करता है, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ में किसी भी एक कंट्री के पास फुल पावर नहीं होती है। किसी चीज़ में, जैसे कि इकोनॉमिक चीज़ों में, वहाँ पर हम शेयर देखते हैं कि किस कंट्री का कितना शेयर है। जैसे हम IMF की बात करें तो IMF में कंट्रोल हम बोलते हैं USA का है। क्यों? क्योंकि USA का शेयर ज़्यादा है। शेयर मतलब क्योंकि USA के पास पैसा भी ज़्यादा है, तो इसलिए उसका शेयर भी ज़्यादा है। शेयर ज़्यादा है तो उसके पास पावर ऑफ वोटिंग भी ज़्यादा आ जाती है, ठीक है। तो ये इकोनॉमिकली चीज़ें अलग रखें, लेकिन बाकी चीज़ों में सॉवरेनिटी रिस्ट्रिक्ट करता है कौन? इंटरनेशनल लॉ। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से हम क्या समझ के जा रहे हैं कि सॉवरेनिटी थ्योरी कहता है कि भैया लॉ इज़ अ कमांड इशूड बाय सॉवरन, लेकिन ये काम नहीं करता इंटरनेशनल लॉ में। ये थ्योरी भी यहाँ पे कहीं ना कहीं फेल हो जाती है। अब हम चलते हैं तीसरे जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं। तो तीसरी थ्योरी है कंसेंशुअल थ्योरी। ये कहते हैं सिंपली, ये एक तो लॉ ऑफ नेशन को डिनाई कर देते हैं। ये कहते हैं देखो, बिकॉज ये मानते ही नहीं है कि आप ट्रीटी से और कस्टमरी प्रैक्टिस से कोई लॉ बना सकते हैं। ये कहते हैं भाई लॉ ऐसे नहीं बनता, लॉ तो तभी बनेगा ना जब उसको जो स्टेट है, जो कंट्रीज़ हैं वो एक्सेप्ट करेंगी। तो इनका कुछ मानना पॉजिटिविस्ट स्कूल की तरह ही है, जो पॉजिटिविस्ट थ्योरी वाले हैं उनसे इनका मैच करता है। ये कहते हैं कि देखो इंटरनेशनल लॉ रूल्स बाइंड स्टेट्स ओनली इफ़ दे अग्री, मतलब जब स्टेट अग्री करेगा तो ही उनके ऊपर बाइंडिंग होगा। आप बना के रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाइंडिंग तभी होगा चाहे वो एक्सप्रेसली या फिर इम्प्लिसिटली उसको एक्सेप्ट करते हैं। चाहे आप कंसेंट कैसे आप देंगे, चाहे आप ट्रीटीज़ बना लो, चाहे कस्टमरी प्रैक्टिस बना लो, चाहे टैसिट एक्सेप्टेंस से आप मानो, लेकिन वो एग्री करना चाहिए। आपने सिर्फ आपस में ट्रीटी करके सब पर लगा दिया, ऐसा नहीं है। एक एक कंट्री जब तक एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक उसके ऊपर चीज़ें नहीं लगेगी। अगर एक कंट्री ने भी मना कर दिया तो इसीलिए आप देखते हैं ना कि इंटरनेशनल लॉ में अगर मान लो कोई भी चीज़ें है, कोई एग्री करना है, ठीक है, सिंपल सी बात है, तो सबसे पहले तो वहाँ पास होता है चीज़ें। जैसे एक कंट्री में पास होता है बिल और ये सब चीज़ें, वैसे ही इंटरनेशनल लॉ में भी पास होती है। उसके लिए अगर हमें उसी चीज़ को इंडिया में लगाना है, मान लो हमारे कंट्री के हेड ऑफ़ द स्टेट वहाँ गए और उन्होंने अग्री कर दिया, अपनी एक्सेप्टेंस दे दी, तो हम उसको बोलेंगे कि भैया इस कंट्री ने, ये सिग्नेटरी कंट्री हो गई। कोई भी ट्रीटी बनी, कुछ भी बना, ये सिग्नेटरी कंट्री है, इंडिया ने साइन किया ऑन दिस डेट को, ओके। लेकिन ज़रूरी नहीं है वो इंडिया पर उसी दिन से लग जाएगा, नहीं, ज़रूरी क्या, बिल्कुल भी नहीं है, नहीं लगेगा। कब से लगेगा? जब से इंडिया उसे क्या करेगा, रेटिफाई करेगा। इसलिए आप देखेंगे इंटरनेशनल लॉ में दो डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक होती है सिग्नेचर डेट और एक होती है डेट ऑफ रेटिफिकेशन। और कई ऐसी चीज़ें हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो कि हर कंट्री, मतलब अगर उन्होंने वहाँ पे साइन किए हैं, सिग्नेटरी है, ज़रूरी नहीं है उन्होंने बाद में एक्सेप्ट किया हो सकता है उनकी पार्लियामेंट एग्री ना करे, माने ही ना।
ऐसे ही एक बहुत ही बड़ी ट्रीटी है जो कि यूएस ने अभी तक साइन नहीं करी है। अगर आपको पता है कमेंट में ज़रूर बताना, नहीं पता है तो भी बताना, तो फिर मैं आपको उसका आंसर बताऊंगा, अगर देखते हैं कितने लोग बताते हैं। ठीक है, बहुत बड़ी ट्रीटी है, सिग्नेटरी तो था लेकिन रेटिफाई नहीं किया। तो ये हो गया कंसेंशुअल थ्योरी, मतलब अपनी कंसेंसस, अपना विचार इसमें वो रखते हैं कि मतलब अपना, हमें तो पता ही होना चाहिए ना, स्टेट्स को पता होना चाहिए। ओके, नाउ आगे चलते हैं। इसके कुछ क्रिटिसिजम्स हैं, जैसे कि कैनॉट एक्सप्लेन जस्ट कोजेंस नॉर्म्स, एग्जाम्पल बैन ऑन स्लेवरी, जेनोसाइड विच अप्लाइज रिगार्डलेस ऑफ कंसेंट। उनका क्या होगा, जो पॉजिटिविस्ट वालों में क्रिटिसिज्म थे वो इनके भी बनेंगे कि भाई आपने बताया नहीं ना, जस्ट कोजेंस के इतने बेसिक नॉर्म्स हैं, इनको आप कैसे करोगे, इनके लिए भी क्या हर एक कंट्री से पूछें कि आप जेनोसाइड बैन करते हो, बुरा मानते हो? नहीं यार, ये तो बेसिक है। वीकेंस यूनिवर्सैलिटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ करते हैं, ये बिल्कुल करते हैं। एंड दे अज्यूम्स ऑल स्टेट्स आर इक्वल इन बार्गेनिंग पावर विच इज़ अनरियलिस्टिक। समझ में आया? बहुत बड़ी बात है। ये सोच रहे हैं कि हर एक कंट्री को हमने, जैसे हम बोलते हैं, जैसे हम बुक में लिखते हैं कि सब भैया इंडिया के जो भी सभी लोग हैं सिटीजन्स ऑल आर इक्वल, क्या सच में इक्वल होता है? नहीं होता। क्यों? क्योंकि कौन किस पोजीशन पे बैठा है, किसके पास कितना पैसा है, किसकी कितनी सोशल एक्सेप्टेंस है, बहुत सारी फैक्टर्स, किसका क्या फैमिली बैकग्राउंड है, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। उस हिसाब से आप एक दूसरे को वेटेज देते हो। चाहे आप पर्सनल लेवल पे भी देखो तो आप वेटेज किसी को इसी लेवल पे दोगे। ठीक है ना? तो इसीलिए ये एक क्रिटिसिज्म है कि सभी स्टेट्स का भी बार्गेनिंग पावर इक्वल इंटरनेशनल लॉ में नहीं है। हर स्टेट की गरीबी, अमीरी, पॉपुलेशन, क्योंकि आज हम क्यों बोलते हैं कि यार इंडिया को सब कंट्रीज़ पूछ रहे हैं, क्यों पूछ रहे हैं? सबसे पहली बात, इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है कि आप इसको इग्नोर कर ही नहीं सकते हो। आपको कुछ भी बिजनेस करना है, बड़ी कंपनीज खोलनी है, कुछ भी लाना है, तो वो एक इंडिया क्या है, मार्केट है। तो आप अगर इंडिया एज अ मार्केट आप इसको डिनाई करते हो या फिर इग्नोर करते हो तो आपका मतलब बिजनेस उतना नहीं चलेगा। चाहे एप्पल की बात करो, टेस्ला ने कितना जोर लगा लिया इंडिया में आने के लिए। तो ये क्या है? ये हमारा पावर है। क्या पावर है? मैन पावर है। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है, इसलिए सारे स्टेट्स इक्वल नहीं होते हैं, और अगर आप उनको इक्वल मानते हो तो ये अनरियलिस्टिक है। ये इनका एक क्रिटिसिज्म है। ओके, ठीक है। अब अगली थ्योरी पर चलते हैं। अगले कौन से लोग हैं भाई? ये अगले लोग आ गए नेचुरलिस्ट थ्योरी वाले। अब ये भाई नेचुरलिस्ट थ्योरी है, मतलब आपको लगेगा कि यार ये कुछ नेचर से रिलेटेड बातें हो रही है। समझ लेते हैं। अब ये है 16th एंड 17th सेंचुरी वाले, इनके जो प्रिंसिपल्स है लॉ ऑफ नेचर पर ही बेस्ड है। अब ये कहते हैं अकॉर्डिंग टू देम देयर एग्जिस्ट अ सिस्टम ऑफ लॉ विच एमिनेट्स फ्रॉम गॉड। नेचर मतलब गॉड, सिंपल सी बात है। तो ये कहते हैं कि भाई कुछ ऐसे रूल्स हैं, कुछ ऐसा सिस्टम है जो कि गॉड बनाता है, विच एमिनेट फ्रॉम गॉड और रीजन्स और मोरल्स। गॉड मीन्स नेचर ने जो सेट किए हुए हैं। इंटरनेशनल लॉ इज बेस्ड ऑन दिस वेरी सिस्टम। ये कहते हैं इंटरनेशनल लॉ इसी सिस्टम पर बेस्ड है। हमने कुछ इंटरनेशनल लॉ में नया नहीं किया, ये कहते हैं हमने सिर्फ लॉ ऑफ नेचर को ही इसमें एक्सेप्ट करवा दिया। प्रोमिनेंट राइटर्स हैं इसके, ग्रोशियस, पिफेंडॉफ, वेटल। एंड नेचुरल लॉ का मतलब होता है एप्लीकेशन ऑफ डिवाइन लॉ, जैसे कि रूल्स ऑफ नेचुरल लॉ कंटेन्स फंडामेंटल एंड अनचेंजेबल प्रिंसिपल्स दैट ट्रांसेंडेंट द विल एंड द कंसेंट ऑफ द रूलर्स एज वेल एज द रूल्ड इन ह्यूमन सोसाइटीज़। मतलब इनका कहने का सिंपल सा मतलब सिर्फ इतना है कि कुछ ऐसे रूल्स हैं जो कि हर एक स्टेट पे, हर एक कंट्री पर लगते ही हैं, चाहे आप मानो ना मानो। क्यों? क्योंकि वो नेचर के बनाए गए रूल्स हैं, गॉड के बनाए गए रूल्स हैं, और आप उनको डिनाई नहीं कर सकते हो। आप चाहे किसी भी देश के किंग क्यों ना हो, आप चाहे कितने भी बड़े सॉवरन क्यों ना हो, आप पर वो चीज़ें लगेगी तो लगेगी ही, क्योंकि वो लॉ ऑफ नेचर है। ठीक है ना? तो नेचुरल लॉ यही होता है, डिवाइन लॉ हर किसी पे लगता है, चाहे आप राजा हो, रंक हो, कोई भी हो, सब पर सेम तरीके से नेचुरल लॉ लगता है। तो इनका मानना यही था। पर इसके भी कुछ क्रिटिसिजम्स हैं। क्या हैं ज़रा वो देख लेते हैं। जैसे कि हेविली क्रिटिसाइज बाय राइटर्स ऑफ 19th सेंचुरी ऑन द ग्राउंड दैट इट इज़ टू वेग। आपने बहुत वेग कर दिया, कुछ डिफाइन नहीं किया, बस बता दिया कि भाई कुछ ऐसे रूल्स हैं जो सब पर लगेंगे, लॉ ऑफ नेचर है। अब हम किसको लॉ ऑफ नेचर माने ना माने, कैसे करें? ठीक है। सेकेंड थिंग इज इट रिलाइज ऑन सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट इज जस्ट और मोरल। इन्होंने डाल दिया कि जो भी जस्ट और मोरल है सब नेचुरल लॉ है। अब भाई क्या जस्ट है, क्या मोरल है? आपको पता है कि इंडिया में ही हर 50 किलोमीटर में आपके, 50 भी ज़्यादा बोल दिया, आजकल तो शहरों में तो हर एक एक घर छोड़ के आपके रूल्स चेंज होते हैं। रूल्स चेंज मतलब चाहे आप अपने पर्सनल रूल्स देखो, चाहे आप घर पे रहने के रूल्स देखो, चाहे आप अपनी सोसाइटी के रूल्स देखो, हर चीज़ें डिफरेंट हो जाती है 10 से 50 किलोमीटर में, और अब हर 100 किलोमीटर में लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो आप मतलब सबके अकॉर्डिंग हर चीज़ें अलग अलग हो गई ना। अब जैसे आप देखोगे, जिन रूल्स को आप मानोगे, आप सोसाइटी को उसी तरीके से देखने लगोगे। तो आपके लिए जस्ट और मोरल कुछ और हो सकता है, दूसरे के लिए कुछ और हो सकता है। ठीक है ना?
तो ये टू एब्स्ट्रैक्ट और मोरलिस्ट है एंड लैकिंग क्लैरिटी इन एनफोर्समेंट है। मॉडर्न पॉजिटिविस्ट आर्ग्यू दैट लॉ शुड कम फ्रॉम द स्टेट कंसेंट एंड नॉट एब्स्ट्रैक्ट मोरालिटी नहीं चलेगी, स्टेट की कंसेंट। हो सकता है कि नेचुरल लॉ कवर हो रहा हो पॉजिटिविस्ट लॉ में, ठीक है ना, स्टेट ने जो रूल बनाए हैं हो सकता है वो नेचर के भी हो, पर आप सिर्फ बोल दो कि सिर्फ नेचर के ही लगेंगे जस्ट और मोरल जो है, तो काफ़ी बड़ा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ये इसका एक ड्रॉबैक है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी एक और थ्योरी। अब इसके आगे हम चलते हैं, भाई बहुत अच्छी थ्योरी है एस्थेटिक थ्योरी। सबसे पहली बात इसका नाम ही देख लेना, स्पेलिंग सही से लिख लेना, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक मत लिख देना भाई। तो एस्थेटिक थ्योरी में क्या है, अभी किसकी फ़ोटो है, आप चलो यार स्लाइड में देख के आपको पता चली जाएगा, ठीक है। तो ये ह्यूगो ग्रोशियस की फ़ोटो है एंड ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ इन्हें हम कहते हैं। अब इन्होंने कंबाइन कर दी, एस्थेटिक थ्योरी बहुत अच्छी है वैसे, यही लगती है, कैसे इन्होंने कंबाइन कर दिया। इन्होंने देखा कि यार ये सारे लोग अपने अपने विचार रख रहे हैं, किसी का भी सेट नहीं बैठ रहा, तो चलो एक काम करते, जैसे इन्होंने चाइना की तरह काम किया। चाइना क्या करता है, चलो इसकी ये चीज़ अच्छी है, यहाँ से कॉपी, वहाँ से कॉपी, वहाँ से कॉपी, और सबको मिक्स करके अपना एक नया कॉन्सेप्ट बना दिया। अब ये मत कहना कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी ऐसा ही था, ठीक है। तो कंबाइंस नेचुरल थ्योरी जैसे यूनिवर्सल मोरल प्रिंसिपल्स को ले लिया और पॉजिटिविस्ट थ्योरी को ले लिया, स्टेट कंसेंट वाली को मिक्स कर दिया, नेचर के प्रिंसिपल आ गए और स्टेट की कंसेंट आ गई, और इन्होंने कह दिया कि भाई देखो मेरी नई थ्योरी बन गई है एस्थेटिक थ्योरी। ये क्या कहती है, इंटरनेशनल लॉ इज बेस्ड पार्टली ऑन नेचुरल लॉ जिसमें रीजंस, मोरालिटी और जस्टिस आ गए, एंड पार्टली ऑन ह्यूमन विल। हमारी भी तो इच्छा होनी चाहिए ना मानने की, हम नहीं मानते सारे नेचर के प्रिंसिपल, हम कह रहे हैं कि भैया हमें यहाँ पे सोसाइटी बनानी है, घर बनानी है, क्योंकि लोग ज़्यादा हो गए, पर आप कह रहे हो नहीं नहीं यहाँ पे तो जंगल ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे कुछ छोटे मोटे एनिमल्स हैं या जो भी है, तो हमें देखना पड़ेगा ना, एडजस्ट तो करना पड़ेगा, और यही तो हमने कर करके सारे जंगल काट दिए हैं। तो ये क्या है, हमने नेचर का लॉ नहीं माना, अपने ऊपर देखा कि किस तरीके से हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो द व्यू टेकन बाय नेचुरलिस्ट एंड पॉजिटिविस्ट आर एक्सट्रीम व्यूज थे, अ थ्योरी गिवन बाय इक्वल इंपॉर्टेंस टू बोथ द व्यूज अपीयर्स टू बी करेक्ट। तो ये थ्योरी सबसे ज़्यादा सटीक बैठती है, एस्थेटिक थ्योरी, और ये किसने बनाई है, ह्यूगो ग्रोशियस ने। तो इसमें किस किस को मिक्स किया है, नेचुरल वालों को और पॉजिटिविस्ट वालों को, ओके। तो क्या आपको लगता है इसके क्रिटिसिज्म नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। इसको भी टू ब्रॉड एंड आइडियलिस्टिक मान दिया कि भैया ये तो बहुत बड़ी हो जाती है, इस आपने नेचुरल लॉ भी डाल दिया, पॉजिटिविस्ट वालों को भी डाल दिया, एंड स्टिल स्ट्रगल्स टू डिफाइन द एग्जैक्ट बैलेंस, कहाँ पे बैलेंस करना है मोरालिटी और स्टेट कंसेंट को, कहाँ पे, क्योंकि अगर कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स होंगे जो मोरल होंगे, उसको स्टेट कंसेंट नहीं दे रहा, कुछ स्टेट कंसेंट जो दे रहा है वो मोरल नहीं है, तो आपको कहाँ पे जाके रुकना है, कहाँ पे बैलेंस बनाना है, वो चीज़ें एग्जैक्टली डिफाइन नहीं है। तो ये इसका क्या हो गया, क्रिटिसिज्म हो गया। यार देखो अगर आपको 50% समझ में आ गया, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ ऐसी चीज़ है ना कि आप नहीं मान सकते कि आपने एकदम से देखा और आपको समझ में आ गया, क्योंकि ये हमारे डे टू डे लाइफ में नहीं चल रही है। न्यूज़ में कहीं कहीं आता है, लेकिन हमें इतना इसके बारे में पता नहीं होता है जितना हम देखते हैं, जितना हमें अपने आईपीसी या बीएनएस की बात करें या कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, उतना हम इसको नहीं अपने आसपास नहीं पाते हैं। तो आपको 50% भी अगर समझ में आ गया है, आप फिर से जाओ स्टार्टिंग से, ठीक है। अब इस बार ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा 0x पे देखना है, आप इसको 0x नहीं होता यार, 1x होता है ना, तो आपको 1x में देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको 1.5 पे कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो, पॉज कर करके देखो, आपको सेकेंड टाइम में भी 80% तक आप ज़रूर पहुँचोगे और ये आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, आई होप, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, अब इसमें कुछ कंक्लूजन है, अभी कंक्लूजन लेके जाओ यार, बहुत मेहनत लगी इसको बनाने में। A true basis doesn't lies in a single specific theory but in a variety of factors। ये तो आप समझ गए कि कोई भी एक थ्योरी बिल्कुल सही नहीं है, वैरायटी ऑफ फैक्टर्स लाएंगे तब जाके कोई एक बात बनेगी कि भैया इंटरनेशनल लॉ को मानना है नहीं मानना है, क्या है ये, ठीक है। लिजेस्टाइन सेज दैट देयर आर 3 रीजंस फॉर ओबेइंग लॉ एंड दे आर, अब हम लॉ को क्यों मानते हैं वो देखो कितने अच्छे से डिफाइन किया है। सबसे पहला हमारा सेल्फ इंटरेस्ट होता है, और ये सिर्फ लॉ में नहीं, आप बहुत सारी चीज़ों में लगा सकते हो कि हम किसी भी चीज़ को क्यों मानते हैं। मम्मी ने कोई बात बोली, पापा ने कोई बात बोली, हम क्यों मानते हैं, सिंपल सी बात है। हमारे बड़ों ने कुछ बात बोली, हम क्यों मानते हैं, सबसे पहला हम उसमें सेल्फ इंटरेस्ट देखते हैं। अब ज़रूरी नहीं है सेल्फ इंटरेस्ट का मतलब है कि अपने फ़ायदे की बात नहीं, सेल्फ इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि यार चलो उन्होंने कुछ बोला है तो उनका दिल रखने के लिए या उनकी बात रखने के लिए भी हम ये चीज़ें मान लेते हैं। सबसे पहला सेल्फ इंटरेस्ट, वो भी हमारा इंटरेस्ट हुआ, ठीक है, क्योंकि हम उनकी नज़र में अच्छा बनना चाहते हैं। सेल्फ इंटरेस्ट के बाद आता है सेंस ऑफ ओबेइंग मोरल ऑब्लिगेशन। अब हमारा सेंस ऑफ ओबेइंग मोरल ऑब्लिगेशन हम मानते ही हैं, हमारा सेंस ही वैसा बन चुका है तो हम वो चीज़ें मानेंगे। एंड थर्ड
जब ये चीज़ें हो जाती है तो हम वो क्या बन जाती है, हमारी हैबिट। अगर वो हमारी हैबिट में ही है तो हम उसे मानेंगे ही मानेंगे। तो हम किसी भी चीज़ को क्यों मानते हैं, आप समझ गए। सेल्फ इंटरेस्ट, सेंस ऑफ ओबेइंग, मोरल ऑब्लिगेशन और हैबिट। आप इसको लाइफ में कहीं भी लगा लेना। अगर आपने कोई भी चीज़ किसी की मानी है, दोस्त की भी मानी है, तो भी आप लगा लेना कि ये तीनों चीज़ें सेट बैठी हैं कि नहीं, ठीक है। तो इन्हीं में से कोई रीज़न निकल के आएगा। इंटरनेशनल लॉ रिगार्डेड एज लॉ बिकॉज इट इज़ रिकॉग्नाइज एज सच बाय पर्सन्स whom it कंट्रोल्स। तो ये इसका कंक्लूजन है। आप इसको, ये कंक्लूजन मैं इसलिए बनाता हूँ क्योंकि जब आपका 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा ना, कहीं पे भी किसी भी बड़े एग्जाम में इंटरनेशनल लॉ का, तो आप इसको लिख पाएँ। अपने से तो ऐड कर ही सकते हो आप भाई, वो तो बिल्कुल करना है क्योंकि सबका अपना अपना एक व्यू पॉइंट होता है। लेकिन ये चीज़ें मैं आपको हिंट के लिए देता हूँ, आपकी हेल्प के लिए देता हूँ कि आप इसको भी रखो। और इनके ये एक ब्रॉड गाइडलाइंस है बेसिकली। तो ये था इसमें कंक्लूजन। अब हम देखते हैं इसमें तो थैंक यू आ गया है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। एंड बाय बाय।